Bismillahirrahmanirrahim. Rees theorem, what does it say? Basically, it says that every bounded linear functional f on Hilbert space H can be represented in the form of inner product, namely this, where z depends on f and uniquely determined by f and has norm of z is equal to norm of f. Basically, in this theorem, we have to prove three things. The first one is we have to prove this state, this representation. Okay, if we find the boundary linear function in Hilbert space H, तो हम लोग उसको इस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज टू प्रूव इन दिस थ्योरम इज दिस वन. इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमें कोई सा भी जी हम इसमें से फाइंड करेंगे. ठीक है, और उस जो कि वो वाला जी जो कि एफ पे हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा. ठीक है, और वो जी मस्ट बी यूनिक होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड थिंग इन दिस थ्योरम टू प्रूव दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ जी. ठीक है, एंड द थर्ड थिंग वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम इज़ दैट कि अगर ये जी हमारे पास एफ में एग्जिस्ट कर रहा है एंड विच वन इज़ यूनिक, तो हमारे पास उसका जो नॉर्म ऑफ जी होगा वो हमारे पास नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल होगा. ठीक है, एंड दिस वन इज़ इसको आप इक्वेशन 2 का नाम देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास तीसरी चीज़ है जो हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी है. ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि एफ हमारे पास एक गिवन हमारे पास ये है कि जो एफ है वो हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शन है इन हिल्बर्ट स्पेस एच. ठीक है, और हमने ये प्रूव करना है कि हम उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. सो हमारे पास गिवन ये है कि फंक्शन इज़ बाउंडेड लीनियर. ठीक है, तो अब हमारे पास केस 1 है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है और वो हमारे पास नॉन ज़ीरो भी हो सकता है. ठीक है, तो केस 1 हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो एफ़ है वो हमारे पास ज़ीरो है, एंड केस 2 हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास एफ़ है वो नॉन ज़ीरो है. ठीक है, इफ़ एफ़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास जो इक्वेशन 1 एंड 2 है वो ट्रिपली होल्ड करेगी. ठीक है, फॉर जी इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, तो ये हमारे पास होल्ड कर जाएगा. ठीक हो गया. अब अगर हम सेकंड केस ले लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ़ हमारे पास एफ हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो हमारे पास क्लियरली जी भी नॉन ज़ीरो होगा. ठीक है, तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट करते हैं कि जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है एक्स जी वो हमारे पास ज़ीरो है और जो x है हमारे पास यहाँ पे वो बिलोंग कर रहा है एज से. ठीक है, अब हम लोग ने कंसीडर किया जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिकली एफ ऑफ एक्स है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक्स ए से बिलोंग कर रहा है सच दैट जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो ज़ीरो है. ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो. सो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या इम्प्लाई करता है, ये हमारे पास ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो हमारे पास एक्स है बेसिकली वो ज़ीरो है. ठीक है, अगर एक्स हमारे पास सारे के सारे ज़ीरो हैं जो कि हमारे पास ए से बिलोंग करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो हमारे पास किसी भी एन ऑफ एफ से बिलोंग करे. और यहाँ पे जो एन ऑफ एफ है वो बेसिकली क्या है, एन ऑफ एफ हमारे पास है नल स्पेस ऑफ एफ. ओके, नाउ हम लोगों ने ये कंसीडर किया हुआ था कि जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है, सेंस इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो अगर कोई भी जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होने का क्या मतलब होता है कि these two terms are perpendicular to each other. So this implies that x is perpendicular to z, right? तो now x जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, वो हमारे पास नल स्पेस ऑफ f से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो z होगा हमारा वो परपेंडिकुलर होगा n ऑफ f के, राइट? तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास क्या इम्प्लाई करेगी, ये फिर इम्प्लाई करेगी कि जो z है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा बेसिकली n ऑफ f से. n ऑफ f आगे यहाँ पे मैं एक छोटा सा परपेंडिकुलर का साइन लगा रही हूँ. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो बेसिकली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, दिस साइन रिप्रेजेंट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. सो नाउ सिंस हमारे पास जो एन ऑफ एफ है वो एक वेक्टर स्पेस है और वो क्लोज्ड भी है. ठीक है, क्लोज्ड कैसे है, क्लोज्ड वो ऐसे है कि अगर हमारे पास एक्स एन है जो कि एक्स को अप्रोच कर रहा है तो जो एफ ऑफ एक्स एन होगा वो भी एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेगा, और
अब जो एक्स एन है वो हमारे पास बेसिकली कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो हमारे पास एन ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर एक्स एन हमारे पास एन ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास लीनियरली बाउंडेड है, ठीक है, तो जो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स होना एन होगा, ये हमारे पास बेसिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फंक्शन हमारे पास लीनियर बाउंडेड है, यहाँ से हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 0 एंड सो ऑन, एंड दैट विल कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई दैट कि जो हमारे पास एक्स है वो भी हमारे पास एन ऑफ एफ से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये है, बस ये शो करवा, इससे ये शो होता है कि जो हमारे पास एन ऑफ एफ है वो हमारे पास क्लोज्ड है, ठीक है। दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्योरम्स प्रूफ, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के हाउ एन ऑफ एफ इज क्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने आ गया कि सिंस ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया कि जो एन ऑफ एफ है वो एक वेक्टर स्पेस है, वो क्लोज्ड है, और क्लोज मैंने उनको बता दिया वो किस तरीके से है। एंड द अनदर स्टेटमेंट इज, ये हम लोग कंसीडर करके चल रहे थे कि जो एफ है वो हमारे पास नॉन जीरो है। अगर हमारे पास एफ नॉन जीरो है और जो एन ऑफ एफ है वो वेक्टर स्पेस और क्लोज्ड है, तो हमारे पास जो एन ऑफ एफ है वो हमारे पास एज की इक्वल नहीं होगा। एज हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है। और जो हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑफ एफ है वो हमारे पास सिंगलटन नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शन थ्योरम। प्रोजेक्शन थ्योरम हमारे पास क्या कहते हैं कि जो एज है हम उसको लिख सकते हैं सम ऑफ एन ऑफ एफ और एन ऑफ एफ ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ बेसिकली। तो अगर हमारे पास मैं कहती हूँ कि जो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑफ एफ अगर वो सिंगलटन है, ठीक है, वो जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एज एन ऑफ एफ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी और विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास एन ऑफ एफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास सिंगलटन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास सिंगलटन नहीं है, मतलब जीरो नहीं है, तो ये इसका मतलब अदर देन जीरो इसके अंदर कुछ भी हमारे पास कोई एग्जिस्ट कर रहा है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो हमारे पास क्या है, जी नोट है। लेट कर लेते हैं कि जी नोट बिलोंग्स टू एन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑफ एफ, ठीक है। और जो जी नोट है वो हमारे पास नॉन जीरो है। Now here consider v is equal to f of x z naught minus f of z naught x, ठीक है। We can consider it as like this। और जहाँ पे x है हमारे पास वो a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग f अप्लाई करते हैं तो हमारे पास f of v will become f of v is equal to f of x f of z naught minus f of z naught into f of x, ठीक है। And this expression is equal to 0 and which implies that कि हमारे पास जो f of v है, अगर ये हमारे पास 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि f of v है वो हमारे पास एन ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट कि हमने कहा था कि जो जी नोट है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है और जो जी है वो हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है। सो वी हैव, अब आप इनर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे वी और जी नोट का, ठीक है। सिंपली वट यू हैव टू डू इज़ दिस के वी की यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें जो हम लोगों ने वी को डिफाइन किया, विच इज़ एफ ऑफ एक्स जी नोट माइनस एफ ऑफ जी नोट एक्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपली वी की वैल्यू पुट कर दें और हमारे पास जो जी नोट है, ये वाला जो जी नोट है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, कॉमा जी नोट, ठीक है। एंड फर्दर बाय द डेफिनेशन ये हमारे पास क्या बन जाएगी एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ जी नोट कॉमा जी नोट एंड माइनस एफ ऑफ जी नोट बाहर आ जाएगा और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा जी नोट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास है वी और जी नोट, ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल है, ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से ये ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है। बस आपने क्या करना है कि यहाँ से ये हमारे पास टर्म यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और जो ये इनर प्रोडक्ट ऑफ जी नोट है यहाँ इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ दिस इज़ आर एफ ऑफ एक्स। बेसिकली हम लोगों ने ये इक्वेशन 1 फॉर्म करनी थी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स तो आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड पे था इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी, और अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, ओके। So we can make it is like this, just if we choose z is equal to f of z naught complement divided by inner product of z naught into z naught। अगर हम z ये चूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको
इसको आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप z की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये वाला जो राइट हैंड साइड है वो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लें तो वो बेस्ट है। वो बस आप इसको ये कह के इफ़ वी चूज दिस सो देन वन होल्ड्स, ठीक है। आप बस ये लिख सकते हैं। और एफ ऑफ वन क्या है हमारे पास, वो बेसिकली ये है एक्स, ठीक है। बट अगर आपने इसको प्रूव करना है कि अगर ये हमारे पास कैसे आता है, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं कि आप z की वैल्यू सिंपली इसमें पुट करें, ठीक है। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आपके पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आपने लोगों ने पूरा सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट था जो हम लोगों ने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास f जो लीनियर बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, उसको हम इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। अब जो सेकेंड चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो ये थी कि हम लोग कोई सा भी z अगर हम f में चूज़ करते हैं एंड z डिपेंड्स ऑन f, सो z मस्ट बी यूनिक। तो अब हमने बेसिकली वी हैव टू शो द यूनिकनेस ऑफ z। सो नाउ लेट्स प्रूव इट। Here suppose for all x belongs to H, there must exist z1 and z2 such that f of x is this। अब हम यूनिकनेस प्रूव करनी है तो हम कोई से भी z1 z2 दो z ले लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी हमारे पास z1 के लिए भी ये वाली रिप्रेजेंटेशन होल्ड करेगी और z2 के लिए भी रिप्रेजेंटेशन होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये मैंने वही लिखा हुआ यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास ये भी इम्प्लाई करता है कि ये इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स z1 माइनस z2 ये हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि x को आप रिप्लेस कर दें z1 माइनस z2 से, ठीक है। z1 माइनस z2 यहाँ पे बस x की जगह पे z1 माइनस z2 लिख दिया, ठीक है। ये वाला z1 माइनस z2 एज इट इज़, और दिस इज इक्वल बेसिकली इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास 0 है, ये राइट हैंड साइड से 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 है। सो नॉर्म ऑफ एनीथिंग इज 0 मीन्स द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास इम्प्लाई कर जाएगा कि जो z1 है वो हमारे पास z2 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बेसिकली z की यूनिकनेस प्रूफ हो जाती है, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग ऑफ द रीज थ्योरम विच वी हैव टू प्रूव इज दैट कि अब हमारे पास z यूनिक हो गया, f की रिप्रेजेंटेशन वी कैन राइट द f इन द फॉर्म ऑफ द इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ z है वो नॉर्म ऑफ f के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है, ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। अब 2 को प्रूव करने के लिए भी हमारे पास बेसिकली हमारे पास दो केसेस हैं कि f हमारे पास 0 भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। सो इफ़ वी कंसीडर f इज इक्वल टू 0 एंड विच इज़ आर केस 1, तो हमारे पास जो z है वो भी 0 होगा। सो ऑब्वियस है कि ये ट्रिपली हमारे पास होल्ड करेगा। सो लेट्स कंसीडर द केस 2, इफ़ f इज़ नॉन ज़ीरो तो हमारे पास z नॉन ज़ीरो होगा। और हम 1 को कंसीडर करते हैं, 1 हमारे पास बेसिकली ये है, ठीक है। इसको ये 1 को कंसीडर किया, 1 में हमने लेते हुए 1 को लेके चलना है और वहाँ पे x की जगह पे आप z को रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास राइट हैंड साइड विल बिकम इनर प्रोडक्ट ऑफ z इंटू z एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू f ऑफ z, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा z नॉर्म स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास जो f है इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि जो f है वो हमारे पास बाउंड्री लीनियर फंक्शन है। सो सिंपली बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री लीनियर फंक्शन वी कैन राइट इट एज norm less than it is less than equal to norm of f into norm of z, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब आप इस एक्सप्रेशन में norm of z से डिवाइड कर दें बोथ साइड और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कि norm of z इज लेस देन इक्वल टू norm of f, ठीक है। इसको आप *1 कहते हैं। अब हमने इनइक्वालिटी को कन्वर्स करना है, ठीक है। तो अब आप कंसीडर कर लें इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे आप नॉर्म ले लें, ठीक है। इक्वेशन 1 को कंसीडर करके बोथ साइड पे नॉर्म ले लें, ठीक है। एंड विच इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ z। दिस इज़ बिकॉज here we are applying the Cauchy-Schwarz inequality basically which gives the relation between the inner product and the norm, ठीक है। तो हम यहाँ पे Cauchy-Schwarz inequality यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इट इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ z, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे
अब हमारे पास ये आ गया। अब बोथ साइड्स पे आप नॉर्म ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और सुप्रीमम ले लें नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, वो किया हुआ है सेकंड स्टेप में। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम नॉर्म ऑफ एफ, और अब हमारे पास जो ये है ये हमारे पास सुप ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इनर प्रोडक्ट दिस। अब ये हमारे पास होगा लेस देन इक्वल टू जी के। ये कैसे होगा, क्योंकि हम लोग सुप्रीमम ले रहे हैं नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे जब हमने लिया है कि बाय यूजिंग द कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो जो नॉर्म ऑफ एक्स होगा दिस विल बिकम 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट नॉर्म ऑफ जी रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अनदर इनइक्वालिटी विच इज नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी, राइट। इसको आप डबल स्टार का नाम देते हैं, ठीक है। सो by using this and this we can say that norm of C is equal to norm of F and proved। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो ये हमारे पास था रीस थ्योरम।